क्या 26 जनवरी सिर्फ छुट्टी का दिन है? भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। हमने इस संविधान को 26 जनवरी को क्यों लागू किया? इसे बनाने में 299 लोगों का योगदान रहा। संविधान बन रहा था तो उस समय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बहुत बीमार रहते थे। संविधान सभा कोई शांत जगह नहीं थी, वहाँ पर जोरदार बहसें होती थी। आज मैं आप सबसे सवाल पूछना चाहती हूँ, कल सुबह हम सब क्या करेंगे? टीवी पर परेड देखेंगे, स्कूल में झंडा फहराएंगे, राष्ट्रीय गान गाएंगे और फिर छुट्टी मनाकर सब भूल जाएंगे। लेकिन सोचिए, क्या 26 जनवरी सिर्फ छुट्टी का दिन है? यह वो दिन है जब भारत ने कहा था कि हम अपने कानून अब खुद बनाएंगे। नमस्कार, मैं हूं सावित्री और इतिहास दर्पण के इस एपिसोड में आज मैं आपको वो कहानी सुनाने आई हूं जो किताबों में तो कम मिलती है लेकिन दिल को छू जाती है। अक्सर लोग सोचते हैं कि भारत का संविधान 26 जनवरी को ही तैयार हुआ था, लेकिन सच्चाई ये है, संविधान पूरा हो गया था 26 नवंबर 1949 को। तो फिर हमने इस संविधान को 26 जनवरी को क्यों लागू किया? इसका जवाब भी हमें इतिहास में ही मिलता है। 26 जनवरी 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी, यानी पूरी आज़ादी का संकल्प लिया था। 20 साल बाद उसी तारीख को संविधान लागू करके हमने उस सपने को सच किया। इसलिए 26 जनवरी सिर्फ एक तारीख नहीं है, यह आज़ादी के सपने की याद है। क्या आप जानते हैं, भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसमें 448 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियाँ, 1,45,000 से ज़्यादा शब्द हैं। इसे बनाने में लगे 2 साल 11 महीने और 18 दिन और इसे बनाने में 299 लोगों का योगदान रहा, जो हर धर्म, हर भाषा और हर राज्य से थे। और सबसे बड़ी रोचक बात कि हमारा संविधान छपा हुआ नहीं है, इसे लिखा गया था पूरा हाथ से और लिखने वाले थे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। और कमाल की बात, उन्होंने इसको लिखने के लिए 1 रुपया भी फीस नहीं ली। उन्होंने बस एक इच्छा जताई थी कि संविधान के हर पन्ने पर उनका नाम लिखा जाए। और इस संविधान के अंदर जितने भी सुंदर चित्र बने हुए हैं वो बनाए थे नंदलाल बोस और उनके छात्रों ने। संविधान के हर अध्याय के अंदर भारतीय संस्कृति की झलक मिलती है। अब बात करते हैं उन लोगों की जिन्होंने संविधान बनाने में अपना योगदान दिया था, जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। वो सिर्फ संविधान निर्माता नहीं थे, वो थे चलती फिरती लाइब्रेरी। उनके पास 50,000 से भी ज़्यादा किताबें थी, 9 डिग्रियाँ और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से PhD की डिग्री। लेकिन जब संविधान बन रहा था तो उस समय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बहुत बीमार रहते थे, परंतु फिर भी हर रोज़ काम पर आते थे। उन्होंने कहा था कि मैं अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा इस संविधान को बचाना चाहता हूँ। और आज हम जिन अधिकारों को भोग रहे हैं, जैसे बोलने की आज़ादी, पढ़ने की आज़ादी, वोट देने का अधिकार, ये सब उन्हीं की कड़ी मेहनत का नतीजा है। डॉक्टर अंबेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के सिर्फ चेयरमैन ही नहीं थे, वे संविधान की रीढ़ भी थे। उनके मुख्य योगदान थे मौलिक अधिकार, छुआछूत की समाप्ति, आरक्षण की व्यवस्था, महिलाओं के अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और संघीय व्यवस्था। उन्होंने कहा था कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन अगर उसे चलाने वाले लोग अच्छे नहीं होंगे ना, तो संविधान भी बेकार साबित होगा। संविधान सभा कोई शांत जगह नहीं थी, वहाँ पर जोरदार बहसें होती थी। राष्ट्रभाषा क्या हो, राष्ट्रपति को कितनी ताकत मिले, राज्यों को कितने अधिकार मिले, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या हो। एक बार बहस बहुत तेज हो गई, तब अंबेडकर जी खड़े हुए और बोले, हम यहाँ भगवान नहीं बना रहे हैं, हम इंसानों के लिए संविधान बना रहे हैं। इसीलिए हमें इसे परफेक्ट नहीं बल्कि प्रैक्टिकल बनाना है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महिलाओं को बराबरी का दर्जा देना चाहते थे। उन्होंने हिंदू कोड बिल को लाया, जिसमें था बेटियों को संपत्ति का अधिकार, विधवाओं को दोबारा शादी करने का हक, तलाक का अधिकार, महिलाओं को बराबरी का दर्जा। लेकिन संसद ने इसे पास नहीं किया, जिससे दुखी होकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया, जिससे यह साफ था कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पद के लिए नहीं बल्कि सिद्धांत के लिए जीते थे। संविधान सिर्फ अंबेडकर ने नहीं लिखा, इसमें पूरे भारत के लोगों ने मिलकर साथ दिया। आइए अब बात करते हैं कुछ और बड़े नेताओं की जिनका प्रभाव संविधान पर देखने को मिलता है, जैसे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी।
वे संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, पर फिर भी संविधान पर उनका पूरा प्रभाव दिखता है। उनका योगदान था ग्राम स्वराज की कल्पना, सभी धर्मों का सम्मान, गरीबों और पिछड़ों का अधिकार, स्वदेशी और आत्मनिर्भरता का विचार। गांधी जी का सपना था एक ऐसे भारत का निर्माण करना जहां कोई भूखा ना सोए, कोई छोटा बड़ा ना हो और हर इंसान को सम्मान मिले। उन्होंने कहा था, आप वो बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। इसके बाद बात करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू की। नेहरू जी ने संविधान सभा में कहा था, हम आज़ादी सिर्फ अंग्रेजों से नहीं बल्कि गरीबी, अशिक्षा और भेदभाव से भी चाहते हैं। उन्होंने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश किया था जो बाद में संविधान की प्रस्तावना बनी। अब बात करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल की, जिन्हें लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। उन्होंने 562 रियासतों को भारत में मिलाया, गृह मंत्री बनकर पूरे भारत को एक रखा। हैदराबाद निजाम ने जब ये कहा कि वो भारत में नहीं मिलना चाहता, तो पटेल जी ने उनसे सिर्फ एक लाइन कही थी, या तो तुम भारत में मिल जाओ या इतिहास में गुम हो जाओ। कुछ ही दिनों में हैदराबाद भारत का हिस्सा बन गया। इसके बाद थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरलता के प्रतीक। वे संविधान सभा के अध्यक्ष थे और भारत के पहले राष्ट्रपति बने। राष्ट्रपति बनने के बाद भी वे अपने कपड़े खुद धोते थे। उनका जीवन बहुत ही सादा था। एक बार किसी ने उनसे पूछा कि आप इतना सादा क्यों रहते हैं? तब उन्होंने कहा था कि देश का सेवक राजा की तरह नहीं बल्कि साधु की तरह रहना चाहिए। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, वे भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। उनका सपना था हर गांव में स्कूल हो, हर बच्चे को शिक्षा मिले, IIT और विश्वविद्यालयों की स्थापना हो। वे 11 भाषाएं जानते थे। एक बार किसी अंग्रेज अधिकारी ने उनकी हिंदी भाषा का बहुत मजाक उड़ाया, तो उस समय मौलाना आज़ाद ने उस अंग्रेज अधिकारी से उसी की भाषा में बहुत ही शुद्ध अंग्रेजी में बात की। तब उस अंग्रेज अधिकारी को शर्मिंदा होना पड़ा। इसके बाद थे C राजगोपालचारी, जो थे गांधी जी के खास शिष्य और वो थे आखिरी गवर्नर जनरल। संविधान की भाषा को सरल बनवाना, राज्यों के अधिकार तय करवाना, नैतिक राजनीति की वकालत करना, ये सब कार्य किए C राजगोपालचारी ने। एक बार उनसे पूछा गया था कि राजनीति में सबसे जरूरी चीज क्या है? तब उन्होंने कहा था चरित्र। उनका कहना था कि अगर चरित्र नहीं है तो यह संविधान भी बेकार है। अब बात करते हैं संविधान के कुछ अनजाने और चौंकाने वाले तथ्यों की। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपनी सैलरी का बहुत बड़ा हिस्सा बाढ़ पीड़ितों को दान कर दिया करते थे। संविधान में अब तक 100 से भी ज्यादा संशोधन हो चुके हैं, लेकिन उसकी मूल आत्मा कभी भी नहीं बदली। भारत में शुरू से ही सबको वोट देने का अधिकार मिला, जबकि अमेरिका में महिलाओं को वोट देने का अधिकार बहुत बाद में जाकर मिला। हमारा राष्ट्रगान संविधान में कहीं भी नेशनल एंथम के नाम से नहीं लिखा गया, फिर भी वो हमारी शान है। हम सब गणतंत्र दिवस की परेड में जानते हैं, परंतु राजपथ की ये परेड सिर्फ एक शो नहीं है। यह दिखाती है भारत की ताकत, भारत की विविधता, भारत की संस्कृति। हर साल अलग अलग राज्य अपनी अपनी झांकियां लेकर आते हैं। क्या आप जानते हैं कि पहली बार यह परेड 1950 में इरविन स्टेडियम में हुई थी, जो आज नेशनल स्टेडियम है, और पहले साल इस परेड के अंदर कोई विदेशी मेहमान शामिल नहीं किया गया था। अब हर साल कोई ना कोई बड़ा नेता या कोई ना कोई विदेशी मेहमान इस परेड के अंदर मुख्य अतिथि होता है। संविधान सिर्फ एक मोटी किताब नहीं है, यह हमें सिखाता है हर धर्म का सम्मान, हर भाषा का सम्मान, हर इंसान का सम्मान, और यह बताता है कि भारत में कोई छोटा बड़ा नहीं है, प्रत्येक नागरिक को हक है बराबरी का। संविधान हमें अधिकार देता है, लेकिन साथ ही यह हमें अपने कर्तव्य भी देता है, जैसे देश की संपत्ति की रक्षा करना, राष्ट्रगान का सम्मान करना, झूठ नहीं फैलाना, नफरत नहीं फैलाना, कानून का पालन करना। अगर हम सिर्फ अधिकार मांगेंगे और कर्तव्य को भूल जाएंगे तो संविधान भी कमजोर पड़ जाता है। आज मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या हम सिर्फ 26 जनवरी और 15 अगस्त को ही देशभक्त बनते हैं, या फिर हर रोज ट्रैफिक नियम मानकर, लाइन में लगकर और हर रोज ईमानदारी से समय पे अपना काम करके भी देशभक्त बन सकते हैं? अगर हाँ, तो असली गणतंत्र तभी सफल होगा। आज हम आजाद हवा में सांस ले रहे हैं क्योंकि किसी ने जंजीरों में सांस ली थी।
आज हम बोल पा रहे हैं क्योंकि किसी ने चुप रहकर सब सहा था। आज हमारे हाथ में संविधान है क्योंकि किसी ने इस संविधान को बनाने में अपनी जिंदगी दांव पर लगाई थी। आइए आज संकल्प लें, हम सिर्फ झंडा नहीं फहराएंगे, हम अपने देश को भी ऊंचा उठाएंगे। हम सिर्फ अधिकार नहीं लेंगे, हम अपने कर्तव्य भी निभाएंगे। जय हिंद, जय भारत। विवेचना IAS एकेडमी, आपका लक्ष्य हमारा विश्वास।